पिछली 2 वीडियो में हम हेलो गाइस। पिछली 2 वीडियो में हम चाइल्डहुड स्टेज तक कंप्लीट कर चुके हुए हैं। चाइल्डहुड स्टेज जो है हमारा उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट थी, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल, फिजिकल, मोटर सब कर लिया था हमने। अगर वो नहीं देखी है पहले तुमने तो पहले वो वहाँ तक चैप्टर करो। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड फोर्थ स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या थी? प्रीनेटल। सेकंड स्टेज थी हमारी इन्फेंसी। थर्ड स्टेज थी चाइल्डहुड एंड दिस इज द फोर्थ स्टेज विच इज एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी। ठीक है, मतलब एडोलेसेंस जो वर्ड है ना वो लैटिन टर्म एडोलेसर से निकल कर आया है, ड्राइव हुआ है, एंड दैट मीन्स टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी. Adolescence is commonly defined as the stage of life that begins at onset of puberty when sexual maturity or ability to reproduce is attained. तो adolescence stage हमारी कब शुरू होती है? It is the stage of life जो puberty hit करते ही शुरू होती है। उस टाइम पे sexual maturity आ जाती है बच्चों के अंदर, सबके अंदर, एंड रिप्रोडक्शन एबिलिटी अटेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज आर यूनिवर्सल। मतलब एडोलेसेंस में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, एक जो टीनेज बच्चा होता है उसके अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे, इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे सेम ही होते हैं। चाहे तुम इंडिया का कोई टीनेज बच्चा उठा लो, यूएस का ले लो, अफ्रीका का ले लो, हर जगह जो चेंजेस हमारी बॉडी में, फिजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज यूनिवर्सल. द सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस डिपेंड अपॉन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. लेकिन फिजिकल तो हर जगह सेम होते हैं, हर कंट्री में सेम होते हैं, लेकिन सोशल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से कल्चर में रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अगर कोई एडोलेसेंस टीनेजर बड़ा हो रहा है तो वो कैसे बड़ा होगा, उस पर कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अलग तरह से देखा जाएगा। अगर यूएस में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो बड़ा होगा तो उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, वो सारी चीज़ें अलग होगी, बिकॉज वो एक अलग कंट्री में रहता है. सो how does the psychological dimension grow या develop during adolescence? It depends on the culture, but physical dimension is universal. एक important developmental task होता है इस स्टेज में, which is accepting their physical self. अब एडोलेसेंस एज में क्या होती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट? हाइट बढ़ जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है ना, फेस में काफ़ी चेंजेस आते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. तो वो जो इतने रैपिड चेंजेस आते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क. ठीक है, फिजिकल सेल्फ को, मेच्योरिटी को एक्सेप्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. देन एडोलेसेंस जो होते हैं, दे नीड टू डेवलप अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस. मतलब अभी के टाइम में देखो, वी आर गाइडेड बाय सोशल मीडिया, है ना, हमारे आसपास इतने सारे टाइप के मास मीडिया और इतने सारा कंटेंट अवेलेबल होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली हमारे व्यू पॉइंट को चेंज किया जाता है. तो अभी हम बहुत एक आइडियलिस्टिक इमेज लेके चलते हैं कि एक पर्सन ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, राइट? तो ये ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो रियलिस्टिक इमेज डेवलप करें रेदर देन दैट फिल्टर्ड इमेज. ठीक है, कि तुम्हें अगर सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि अपीयरेंस ऐसी है, स्किन क्लियर है, हाइट ऐसी है, बॉडी ऐसा है, तो दैट डजंट मीन कि दैट इज़ कम्प्लीटली रियल, है ना. बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है उसमें, बहुत ज़्यादा फिल्टर्स यूज़ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी अगर परसेप्शन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी. तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करने में, अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. तो मेक श्योर दैट यू डेवलप अ रियलिस्टिक इमेज. ये एडोलेसेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. रियलिस्टिक इमेज किसकी? फिजिकल अपीयरेंस की. ठीक है, अब और क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या डेवलपमेंट होता है. सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट अब तक तो तुम्हें पता है कि फिजिकल जहाँ पे भी वर्ड आ जाए वहाँ पे मतलब बॉडी से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हो रहा है. तो सबसे मेन जो चेंज आता है बॉडी से रिलेटेड इस स्टेज में, वो आता है हमारा हॉर्मोन्स में. क्योंकि उस टाइम पे हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ज़्यादा अमाउंट में से क्रिएट होते हैं ना, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होती है. और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं इन टीनेजर्स. ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या रिप्रोडक्शन से. एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिसमें फीचर्स आता है या साइंस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब ये पर्सन जो होता है वो सेक्सुअली मेच्योर हो चुका है, उसने सेक्सुअल मेच्योरिटी को अचीव कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी में तुम्हारा आ जाएगा
डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस, डेवलपमेंट ऑफ इन गर्ल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन बॉयज। तो वो प्राइमरी डेवलपमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, है ना। स्पर्म प्रोडक्शन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स बॉयज में क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्प्राउट, की वो एकदम से लंबे हो गए बहुत, फेशियल हेयर्स का आना, मसल्स डेवलप हो जाना, वॉइस बॉक्स डेवलप हो जाना, उनका वॉइस चेंज हो जाना, मुस्टैश आ जाना। सो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होगी, विच शोज कि अब इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगे हैं, मतलब अब ये बड़ा हो रहा है, ये सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टल चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में क्या क्या आते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो तुमने देखा भी होगा कि 7th 8th क्लास के बॉयज जो होते हैं वो एकदम से लंबे हो जाते हैं, 9th तक आते आते बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है उनमें, है ना। देन फेशियल हेयर, फेशियल हेयर मतलब फेस पे हेयर आना, मुस्टैच, बियर्ड, वॉइस चेंज हो जाना, उनकी वॉइस बहुत हैवी हो जाती है सडनली। और गर्ल्स के अंदर क्या चेंज आता है? हाइट थोड़ी धीरे बढ़ती है, मतलब जब उनके अंदर मेनार्क मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले उनकी हाइट बढ़ने लग जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स जो मेच्योरेशन के बाद आते हैं। ग्रोथ स्प्राउट, ग्रोथ स्प्राउट मतलब एकदम से हाइट बढ़ना 12 to 13 ईयर्स में बॉयज में स्टार्ट होता है एंड 10 to 11 ईयर्स में गर्ल्स में स्टार्ट होता है, ठीक है। अराउंड प्यूबर्टी adolescents शो एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। प्यूबर्टी के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो अपने ऑपोजिट सेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मैटर्स में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट शो करते हैं। न्यू फीलिंग, न्यू अवेयरनेस डेवलप हो जाती है अबाउट सेक्सुअल फीलिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो एज अ पर्सन क्या है, किस जेंडर से खुद को एसोसिएट करते हैं, विच जेंडर आर दे अट्रैक्टेड टू, ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती है, दोनों चीज़ों के बारे में अवेयरनेस डेवलप हो जाती है, राइट। देन हमारा फिजिकल तो हो गया, फिजिकल में सिर्फ इतने ही है, ठीक है। ये जो है ना ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड। तो फिजिकल आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि फिजिकल में आगे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस जो भी आते हैं। अब कॉग्निटिव मतलब दिमाग कैसे उनका चेंज होता है, माइंड में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। सो इसके लिए ना डेविड एलकाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म का। अब ईगोसेंट्रिज्म अगर तुमने सुन के कुछ घंटी बज रही होगी कि थोड़े टाइम पहले भी हमने पढ़ा था, जब हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे थे, चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, विच इज द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लेकिन यहाँ पे ये ईगोसेंट्रिज्म नहीं है सिर्फ, यहाँ पे है ये अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, मतलब टीनेज बच्चों में क्या ईगोसेंट्रिज्म होता है। तो इसने बोला डेविड एल्काइन ने कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज इमेजिनरी ऑडियंस एंड सेकंड इज पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि अडोलेसेंट जनरली बिलीव दैट अदर्स आर एज फोकस्ड ऑन देम एज दे आर देमसेल्फ, मतलब जितना ज़्यादा वो खुद से फोकस्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, जितना वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, जितना वो अपनी खुद की एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, उतना ही उनको लगता है कि दूसरे भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो जितना वो खुद पे फोकस्ड है उतना ही दूसरे भी उनके ऊपर फोकस्ड है, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मतलब कई बार इनसिक्योर फील करते हैं, कई बार उनके अंदर सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम आने लगती है, ज़रा भी उनके साथ कुछ अप एंड डाउन होता है तो, ठीक है। और ये उनको बहुत कॉन्शियस बना देता है। सो दैट इज इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस क्यों बोला है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है हर कोई उनको हमेशा देख रहा है, सो दे इमेजिन कि उनके आसपास हमेशा कोई ना कोई ऑडियंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मतलब एडोलेसेंस डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिकनेस, उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, इसीलिए उनकी बात कोई और समझ नहीं पा रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस को कोई और समझ नहीं पा रहा है। तो दैट इज पर्सनल फेबल कि आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, दैट्स व्हाई नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। सो वो पर्सनल फेबल की फीलिंग है। ये दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म के। देन थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इस टाइम पे बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग शुरू हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्या मतलब था कि थिंकिंग अबाउट थिंग्स जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे पास, तो वो लॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। वो अपने थॉट्स को एग्जामिन करने लग जाते हैं, इतने केपेबल बन जाते हैं कि वो अपने थॉट्स के बारे में सोच सके, अपने थॉट्स को एग्जामिन कर सकें। दे ऑल्सो स्टेब्लिश आइडियलिस्टिक थिंकिंग। आइडियलिस्टिक थिंकिंग मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर करना, आइडियल स्टैंडर्ड्स बनाना कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, एक जॉब ऐसी होनी चाहिए, आइडियल करियर ऐसा होना चाहिए। आइडियलिस्टिक थिंकिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये
सारे पॉइंट्स हो गए कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है। नाउ ये हमने ना पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, याद है तुम्हें? तो उसके अंदर 4 स्टेजेस थे ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो हमारे एडोलेसेंस होते हैं ना, वो फॉर्मल ऑपरेशनल वाली स्टेज में होते हैं, लास्ट स्टेज में होते हैं। तो तुम्हारी बुक में बस अलग से लिखा हुआ है ना, तो इसको समझ लेना। क्यों होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, है ना। हाइपोथेसिस बनाया, उसके एविडेंसेस ढूंढे और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया। ये समझाया भी था मैंने लास्ट वाली वीडियो में। सो ये पियाजे की स्टेट हो गई। मोरल डेवलपमेंट में एडोलेसेंस जो होते हैं वो सोशल रोल को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ऑल्दो लाइंग इज रॉन्ग बट इफ इट सेव समवन देन इट इज एक्सेप्टेबल। वो ऐसे सोचेंगे कि अगर रूल बना हुआ है कोई और उस रूल की वजह से किसी की लाइफ पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी के ऊपर कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो उस रूल को ब्रेक करना इज ओके, उनको ऐसा लगने लग जाता है। मतलब बेसिकली सोशल रूल्स को उतना रिजिडली फॉलो नहीं करते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एंड दे डेवलप पर्सनल मोरल कोड्स। पर्सनल मोरल कोड्स मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या उनको सही लगता है, क्या उनको गलत लगता है, ऐसे वो व्यू पॉइंट्स बना लेते हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटल रूल्स को फॉलो ही करें। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे व्यू पॉइंट मैच नहीं करते। लाइक सोसाइटी से इसकी रिस्पेक्ट एल्डर्स, लेकिन तुम कई बार ये बोलोगे ना कि वो एल्डर रिस्पेक्ट के वर्दी भी तो होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा जिससे मैं उसको रिस्पेक्ट करूँ, या उल्टा वो ऐसे काम कर रहा है जिससे मेरे अंदर उसके लिए डिसरिस्पेक्ट आ रही है, तो हाउ डू आई रिस्पेक्ट हिम, है ना। तो ज़रूरी नहीं है सारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, डिपेंड्स ऑन देयर एक्शंस। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पर्सनल मोरल कोड्स बना लेते हैं जो सोसाइटी के रूल्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता है। ठीक है। फिर एडोलेसेंस क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी फॉर्म करते हैं। ये जो स्टेज होती है इसमें हम साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से ग्रो हो रहे होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, मैं किन किन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ, किन किन चीज़ों में करता हूँ। तो इसीलिए इस टाइम पे हमारी आइडेंटिटी डेवलप होती है, सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। सेंस ऑफ सेल्फ में तुम्हारे वैल्यूज़ भी आ जाएंगे कि तुम कौन से वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करते हो, कौन से वैल्यूज़ को मानते हो। तुम्हारे कमिटमेंट्स भी आ जाएंगे, तुम्हारे बिलीव्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग भगवान में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि तुम किन चीज़ों में बिलीव करते हो, कल्चर के किन रूल्स को मानते हो, सोसाइटी के किन रूल्स को मानते हो, सारी चीज़ें। ठीक है। डिटैच्ड एंड पर्सनल बिलीव, अ की टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब अभी तक एडोलेसेंस से पहले तक हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। लेकिन इस स्टेज में आके हम इंडिपेंडेंटली सोचने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि मैं बहुत शांत बच्चा हूँ, मैं बहुत प्यारा शांति से बैठता हूँ, सबकी बात मानता हूँ, मैं एक्चुअल में वैसा हूँ भी या नहीं हूँ, है ना। तो हम पेरेंट्स से सेपरेट एक अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अब कई बार इसकी वजह से पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कई बार इंटरनल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, बट दैट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है। अगर अब इसके बाद आता है एरिक एरिक्सन का स्टेज। ये वही सारी चीज़ें हैं जो ना मैंने पहले ही पढ़ा दी थी कि एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस थी ना, उसमें आइडेंटिटी कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी डेवलपमेंट था कि अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, अगर तुम बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। ऑन द अदर एंड अगर तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम एज अ पर्सन कौन हो। तो इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है कि वी एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, अपनी आइडेंटिटी हम फॉर्म करें फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब हमेशा तो हम डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते ना। तो मेरी आइडेंटिटी जब डेवलप हो जाएगी तो मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, मुझे क्या चीज़ें सही लगती हैं, क्या चीज़ें गलत लगती है, किन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ, तो मैं हमेशा दूसरों की बात मान लूँगी, जो वो कहेंगे वो समझ लूँगी, है ना। तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी। सो दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है। आइडेंटिटी बिल्डिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हमारे आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इज कल्चरल बैकग्राउंड। जिस कल्चर से हम आते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके रूल्स, उसके नॉर्म्स, उसके बिलीफ सिस्टम हमारा आइडेंटिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। पेयर रिलेशनशिप मतलब किस तरह के लोगों के आसपास तुम हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, तुम्हारा घर कैसा है, तुम कहाँ पे रहते हो, इन सारी चीज़ों का भी आइडेंटिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वोकेशनल कमिटमेंट मतलब कि
कैसे करियर में तुम इन्वॉल्व हो, कैसे कोर्स कर रहे हो, किस टाइप की तुम्हें एजुकेशन मिल रही है, ये फैक्टर्स। एंड देन करियर काउंसलिंग होती है तो वो तुम्हें करियर की तरफ गाइड करते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब अडोलेसेंस में ना इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं एक साथ, हमारी बॉडी बदल रही है, हमारा दिमाग बदल रहा है, हमारी आइडेंटिटी बदल रही है, तो इतने सारे चेंजेस की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि अडोलेसेंस बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं और उसकी वजह से या फिर गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से वो गलत एक्शंस करने लग जाते हैं। तो कुछ कंसर्न्स हैं हमारे स्टेज में जिसको हमें एक्नॉलेज करना है, जिसको हमें समझना है, सो दैट हम उसको प्रिवेंट कर सकें। नंबर 1 कंसर्न इज डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी में बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं विच आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, सोशली अनएक्सेप्टेबल मतलब क्या, कि सोसाइटी उसको एज रॉन्ग देखती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लीगल ऑफेंसेस भी होते हैं, मतलब लीगली भी गलत होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रुएंसी, ट्रुएंसी के बाद रनिंग अवे फ्रॉम होम, स्टीलिंग, बर्गलरी या फिर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाना, है ना। रनिंग अवे फ्रॉम होम मतलब घर से भाग जाना। उसके बाद क्या है, स्टीलिंग, चोरी करना। स्टीलिंग के बाद बर्गली, चोरी करना। देन ट्रुएंसी, ट्रुएंसी हो गया कि बिना इन्फॉर्म किए स्कूल से छुट्टी करना, बार बार एब्सेंट होना जहाँ जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ से। तो ये कुछ नॉर्मल वाले एक्शंस हैं। अगर तुम दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरों की प्रॉपर्टी में ट्रांसपास कर रहे हो, तो दैट इज इलीगल। ठीक है, तो वहाँ पे क्रिमिनल वायलेशन आ जाते हैं। तो डेलिंक्वेंसी में एक रेंज ऑफ बिहेवियर आ जाता है। रेंज क्यों बोला हमने, क्योंकि लेस कंसर्निंग से मोर कंसर्निंग एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें ये सारे बिहेवियर आ जाते हैं। ठीक है, और डेलिंक्वेंसी में क्यों लोग एंगेज करते हैं या ऐसे बिहेवियर क्यों शो करते हैं, बिकॉज कई बार उनका नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी होती है, ट्रस्ट कम होता है, तो उनको ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ों में एंगेज करके अटेंशन मिलता है, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, तो आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश करते, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट लो है, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन है, घर में पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे, फैमिली डिस्कॉर्ड खराब है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से बच्चे कर सकते हैं डेलिंक्वेंसी। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उस कम्युनिटी में मेजॉरिटी पोवर्टी एंड मतलब वो कम्युनिटी जो है ना पोवर्टी ड्रिवन है, या फिर अनएम्प्लॉयड लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे एक्शंस को बच्चों में, एंड ड्यू टू बीइंग पार्ट ऑफ रॉन्ग ग्रुप या पेयर ग्रुप वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। ठीक है, अब चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर सपोज तुम नोटिस कर रहे हो कि कोई बच्चा डेलिंक्वेंसी शो कर रहा है, तो तुम उसको चेंज कैसे कर सकते हो। उनका पेयर ग्रुप चेंज कर दो, जिन लोगों के आसपास वो रह रहे हैं अगर वो गलत है तो उनको चेंज कर दो। उनको अवेयर बनाओ कि अभी वो जिस एज में है और आगे वो जिस एज में जाएंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर वो ऐसे एक्शन करेंगे तो वो कैसे फुलफिल करेंगे, और वो जो है कंट्री का फ्यूचर है, फ्यूचर ही खराब कर रहे हैं वो ऐसे एक्शंस करके। फिर सेल्फ वर्थ डेवलप करो कि यूर मच मोर देन दिस। चोरी करना, चीज़ें तोड़फोड़ करना, इससे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हाई है, सो यू शुड एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, और ऐसी नेगेटिव चीज़ों में एंगेज नहीं होना। पॉजिटिव बिहेवियर थ्रू रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स उनकी लाइफ में लेकर आओ जिससे वो पॉजिटिव बिहेवियर सीखे, और नेगेटिव एटीट्यूड उनका चेंज करो, क्योंकि उनका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, तो पुअर से पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाओ सो दैट उनका नेगेटिव एटीट्यूड ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कंसर्न आता है डेलिंक्वेंसी के बाद हमारा सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से लेके टेकिंग ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस एज में बहुत ज़्यादा प्रोननेस होती है कि बच्चे ऐसी चीज़ों में एंगेज करेंगे, है ना, कि स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, ड्रग अब्यूज़ करेंगे ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है, जब वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अब अडल्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, अडल्ट हो गए हैं, सो जस्ट टू अपीयर मोर लाइक एन अडल्ट ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर सकते हैं वो। या फिर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, स्कूल प्रेशर, लाइफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर, किसी भी प्रेशर को एस्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए भी वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे इम्पल्सिव बहुत हो जाते हैं, अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, कई बार एंशियस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और जनरली इनका लो सेल्फ एस्टीम तो होता ही होता है। अब
अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो चांसेस आर कि उस पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी और उनका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप लाओ उनकी लाइफ में, पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, साथ के साथ उनकी लाइफ में जो भी एडल्ट्स हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो उनका कोई गार्डियन है, चाहे वो उनके कोई आस-पास लोग रहते हैं, सबके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा तो वो इन चीज़ों से दूर निकल पाएंगे। इंडिया में इवन वी हैव सम प्रोग्राम्स, जैसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है जो यंगस्टर को एजुकेट करता है कि वो ड्रग्स को कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों में पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर ही रही है, वी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो नीड टू स्टेप अप, और हम भी अपने आसपास अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर फ्यूचर, या फिर हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि हमारी कंट्री जो है उसमें टीनेजर्स बहुत ज़्यादा है ना, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों में एंगेज होने लगती है। तो अगर वही अपना फ्यूचर ख़राब करेंगे तो कंट्री का क्या फ्यूचर रह जाएगा, उनकी फैमिली का क्या फ्यूचर रह जाएगा। तो एज ए इंडिविजुअल भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड कंसर्न इज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? फॉल्टी बॉडी परसेप्शन या फिर ऐसे डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज की वजह से कई बार लोग ना अपना पोर्शन साइज बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। अब जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ज़ीरो फिगर चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, और हमें ऐसा लगता है, और वो रियलिस्टिक तो होता नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको वो चीज़ मैनेज करनी है। वो बहुत ज़्यादा, वो अगर पोर्शन साइज कम भी रखते हैं तो उसके अंदर हाई न्यूट्रिएंट फूड कंज्यूम करते हैं सो दैट दे कैन फ्यूल देमसेल्फ, लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल इतना नहीं कर सकते। तो अगर तुम अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फूड कंज्यूम नहीं करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा बॉडी वेट रिड्यूस हो जाएगा, लीडिंग टू ईटिंग डिसऑर्डर। सो अडोलेसेंस जो होते हैं ना, बॉडी इमेज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, सोशल मीडिया कंपैरिजन इन सब की वजह से, और इसी वजह से उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर में दो आते हैं, एनेरोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनेरोक्सिया नर्वोसा क्या है? एनेरोक्सिया नर्वोसा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो ये होता क्यों है? डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज की वजह से होता है। इसमें इंसान अपने आप को भूखा रखता है, वो खाना ही नहीं खाएगा, खाएगा तो बहुत कम अमाउंट में खाएगा, और जनरली ना जितना खाना उसको खाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके पोर्शन साइज लेगा। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा? उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 5 to 10%, 15% बॉडी वेट उसका रिड्यूस हो जाएगा। देख के विजिबली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकेंड इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? द डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्किंग, मतलब पर्जिंग। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एंड आफ्टर ईटिंग उनको ऐसा लगता है कि अब ये फूड मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, मेरा वेट बढ़ेगा, तो वो जाके वॉमिट कर देते हैं। एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट नेचुरली, वो कोई मेडिसिन लेंगे, लेक्सेटिव्स, डायरेक्ट ड्यूरेटिक्स, और उसके बाद वॉमिट करेंगे, ठीक है? तो ये भी एक डिसऑर्डर है, एंड ये फीमेल्स में ज़्यादा कंपेयर्ड होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। एंड फीमेल में भी स्पेसिफिकली जो अर्बन एरियाज़ में फीमेल है उनके अंदर ये ज़्यादा दिखता है हमें। सो हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी, 3 कंसर्न पढ़े। फर्स्ट कंसर्न वाज डेलिंक्वेंसी विच इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, सेकंड कंसर्न इज सब्सटेंस अब्यूज, एंड थर्ड कंसर्न इज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है? देन अडोलेसेंट्स आर वेरी वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि कई बार वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते फैमिली के साथ या सिबलिंग्स के साथ, तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आ जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनकी जो बिलीव्स हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रही। अनसर्टेनिटी होती है ड्यू टू करियर चेंजेस, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर नया नया फ्रीडम मिला है और पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो कई बार नेगेटिव डिसीजंस वो ले सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज होती है ये, एंड दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे स्पेसिफिकली उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग और बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी आर डन विद अडोलेसेंस स्टेज। अब हम आ गए हैं एडल्टहुड पे। एडल्टहुड कब शुरू होती है? 18 के बाद। सो एडल्टहुड इज़ जब आप बिल्कुल बड़े हो चुके हो, आपकी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, मेंटल, फिजिकल, मोटर, सेंसरी सब हो चुकी है। नाउ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेच्योर पर्सन, जो खुद को सपोर्ट करेगा, सोसाइटी को सपोर्ट करेगा, राइट? सो एडल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एडल्ट इज समवन who is responsible, mature, self supporting and integrated into society. अब कुछ लोग जो होते हैं ना, they start working right after college, and
या फिर कई लोग होते हैं कि स्टडीज़ कंप्लीट करने से पहले शादी कर लेते हैं, कई लोग स्टडीज़ पहले कंप्लीट करते हैं, शादी बाद में करते हैं, कई लोग जैसे ही कॉलेज में शिफ्ट होते हैं अकेले मूव आउट कर जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के बाद भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कई लोग शादी के बाद भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सो देर देर आर सो मैनी सिचुएशंस, और सबके साथ जो कंडीशन है वो अलग अलग है, राइट। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि हम कब अडल्ट बनते हैं, हम कब अपना अडल्ट रोल अज्यूम करते हैं। एंड ऑल्सो कल्चरल वेरिएशंस भी इतने बहुत ज़्यादा आती है, जैसे मैरिज, जॉब, हैविंग चिल्ड्रन। अब तुम अगर इसको कल्चर के टर्म्स में कंपेयर करो, सो एक इंडियन एडल्ट लो और एक यूएस पर्सन लो, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इट इज़ वेरी कॉमन टू लिव विद योर फैमिली एंड पेरेंट्स इवन आफ्टर मैरिज, आफ्टर चिल्ड्रन, आफ्टर एवरीथिंग, राइट। बट यूएस में ऐसा नहीं होता। व्हाट दे डू, जैसे ही वो कॉलेज में मूव करते हैं, मतलब कॉलेज में चले जाते हैं, दे मूव आउट, वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते उसके बाद, है ना। क्यों होता है ऐसा? उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, पेरेंट्स को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो अलग रहने लग जाते हैं। सिंस दे स्टार्ट लिविंग अलोन, उनके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग पार्ट टाइम्स, वो खुद को सपोर्ट करने लगते हैं, खुद की लाइफ को सस्टेन करने लगते हैं, तो मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा जब तक एजुकेशन चल रही है, जब तक हम एक स्टेबल जॉब में नहीं आ जाते, तब तक तो हम पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अब जॉब करने के बाद भी इफ़ यू आर इन द सेम सिटी, इफ़ यू आर इन द सेम स्टेट, तो चांसेस आर कि तुम पेरेंट्स के साथ ही रहोगे, तुम अकेले नहीं रहोगे, है ना। इफ़ यू मैरी और फिर आप दूसरी जगह पे मूव करते हो तो अलग बात है। बट कई लोग शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी उसी घर में रहते हैं। तो और एक तरह से ना वो तभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, या काफ़ी काफ़ी केसेस में फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होते हैं। तो अडल्ट रोल हम किस स्टेज में अज्यूम करते हैं, किस टाइम पे अज्यूम करते हैं, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब अडल्ट स्टेज में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या टास्क होते हैं। बट उससे पहले ये समझो कि अडल्टहुड ना एक बहुत बड़ा स्टेज है, क्योंकि ये 18 टू 60 तक चलता है, तो बहुत ज़्यादा ईयर्स आ गए ना इसमें, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। अर्ली अडल्टहुड, है ना, लेट मिडल अडल्टहुड, जैसे हमने चाइल्डहुड को किया था याद है, अर्ली मिडल लेट, वैसे ही हम अडल्टहुड को भी कर देते हैं। अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड कब होता है, जो हमारा ये 18 to 20s वाला पार्ट होता है ना, 18 to 29 30, देन 30 to 45 हमारा मिडल अडल्टहुड हो जाता है, एंड 45 के बाद 50 के बाद लेट अडल्टहुड हो जाता है, फिर 60 प्लस जाते हैं हम ओल्ड एज में, ठीक है। सो अर्ली एडल्टहुड में हमारे क्या क्या चांसेस होते हैं, क्या क्या टास्क होते हैं। सो सबसे पहले तो हम अपने पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ मतलब कि अडल्ट लाइफ में तुम्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अज्यूम करनी है, कैसी लाइफ जीनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम इंडिपेंडेंस भी अभी बहुत ज़्यादा हमें नई नई इंडिपेंडेंस मिली होती है। मतलब देखो, जैसे तुम स्कूल में होते हो तो हर चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, तुम कुछ भी करोगे पेरेंट्स को बता के करोगे, कहीं भी जाओगे पेरेंट्स को बता के जाओगे, हर डिसीजन में वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, कॉलेज में चले जाते हो, तो थोड़ी सी तुम्हें ना इंडिपेंडेंस मिल जाती है। लेकिन जब तुम जॉब करने लगते हो, जब तुम बिल्कुल ही एडल्ट बन जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है, उतनी रोक टोक नहीं होती, उतना ज़्यादा हर चीज़ तुम्हें पूछ कर डिसीजन नहीं लेना पड़ता। तो नया नया ट्रांजिशन हुआ होता है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे, है ना। तो ये एक न्यू फेज़ होता है, और इसमें करियर और मैरिज पे मेन फोकस होता है, ठीक है। अर्निंग हम करना स्टार्ट कर देते हैं, एक ऑक्यूपेशन चूज़ करने लेते हैं, काफ़ी सारे करियर डेवलप कर लेते हैं अपने 20s और 30s में। फिर वर्क लाइफ चैलेंजेस आते हैं। वर्क लाइफ चैलेंजेस मतलब अब तुम्हें ना, अभी तक तो तुम पढ़ रहे थे, तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड टास्क था, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं था। जब हम कहीं पे काम करने लग जाते हैं तो हमें एक रोल मिलता है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हमें बहुत सारे टास्क मिलते हैं, तो हमें उसको एफिशिएंटली फुलफिल करने होते हैं, है ना। साथ के साथ कंपटीशन भी होता है। पढ़ाई वाला कंपटीशन तो बहुत नॉर्मल सा होता है कि चलो 2 बच्चे हैं क्लास में, एक अच्छा कर रहा है, एक उससे थोड़ा कम अच्छा कर रहा है, दोनों आपस में कम्पीट करते रहते हैं। यहाँ क्या होगा, दो तुम्हारा कंपटीशन है, वो तुमसे अगर आगे निकल गया तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, वो बेटर घर ले लेगा, वो बेटर गाड़ी ले लेगा। मे बी कई बार ऐसा होता है कि जॉब सिक्योरिटी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो अच्छा काम नहीं करते उनको जॉब से निकाल देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। सो इसमें वर्क टर्म्स में कंपटीशन आ जाता है। फिर एक्सपेक्टेशंस भी मीट करनी होती है हमारी, हमें हमारी फैमिली की, सोसाइटी की, कि हमने इतना सारा
कोर्स किया है या जो भी किया है, तो अब हमें अच्छा वेल पेइंग जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये हमारा मेन फोकस होता है इस टाइम पे, करियर डेवलपमेंट, जॉब, अर्निंग, ठीक है। एंड सेकेंड इज मैरिज। अडल्टहुड में दूसरा क्या होता है, मैरिज। मैरिज के बाद पेरेंटहुड एंड स्टार्टिंग अ फैमिली। तो अडल्ट जो होते हैं शादी करने के बाद क्या करते हैं, अपने पार्टनर की प्रेफरेंसेस को समझते हैं, और एडजस्ट करते हैं। तो सपोज बोथ द पीपल आर वर्किंग, काम कर रहे हैं वो दोनों, तो क्या करेंगे, दोनों सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो वो शाम को घर आएंगे तो ऑब्वियसली घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके मैनेज करेंगे ना। अब अगर वो आउटडेटेड नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे कि द फीमेल हैज़ टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम और साथ के साथ वो काम करे, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। क्यों नहीं है सस्टेनेबल, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है सब में, और वो 2 टाइम्स अगर तुम मल्टीप्लाई करके रोज करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी दोनों पार्टनर्स को। फिर पेरेंटहुड, जब पेरेंट बन जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन। तो एक तो उस बच्चे की केयर भी करनी है फिजिकली, इमोशनली, दूसरा उसके लिए एक फ्यूचर भी प्रिपेयर करना है। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स पेरेंटहुड को अफेक्ट करते हैं। सो घर में कितने बच्चे हैं, है ना, कितना सोशल सपोर्ट प्रेजेंट है फॉर दोज फैमिलीज जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आंटीज होती हैं, अंकल्स होते हैं, मतलब बेसिकली रिलेटिव्स होते हैं। उनके लिए बच्चे को संभालना थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि उनके पास सोशल सपोर्ट है। अगर पेरेंट्स दिन में काम करने गए हैं तो दिन के टाइम में जो बच्चा है उसको ग्रैंड पेरेंट्स संभाल सकते हैं, है ना, कोई और संभाल सकता है अगर कोई घर में है तो। अगर नहीं है तो बच्चे को कहाँ डालना पड़ेगा, हमें डे केयर में डालना पड़ेगा या फिर किसी को जॉब छोड़नी पड़ेगी। सो दैट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड वेरी इनकन्वीनियंट। तो सोशल सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद और क्या अडल्टहुड में चैलेंजेस आते हैं पेरेंटहुड में। सिंगल पेरेंट अगर कोई है, अगर सिर्फ मदर है या फादर है, तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की उनके ऊपर आ जाती है। उनको अब अर्निंग भी करनी है, बच्चे को भी बड़ा करना है, बच्चे को संभालना है। और ये क्यों होता है, डिवोर्स की वजह से हो सकता है, डेथ ऑफ स्पाउस की वजह से हो सकता है। तो दैट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। ड्यूअल अर्निंग फैमिली मतलब बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। तो चैलेंजेस क्या होते हैं कि वो ऑफिस को, घर को, बच्चे के स्कूल को, बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसको, सबको कैसे साथ में संभालेंगे। तो उस टाइम पे एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से काम करना ज़रूरी है। फैमिली में और मेंबर्स हो तो इट गेट्स ईजियर। पेरेंटिंग डिस्पाइट स्ट्रेस। पेरेंटिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली बहुत सारा स्ट्रेस आएगा, बट वन शुड ट्राई कि वो बच्चे पे ना चला जाए, बच्चे पे ट्रांजिशन ना हो जाए, बिकॉज वो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। हम तो अभी पढ़ के आए हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं उन पे कितनी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली, फिजिकली। तो बच्चे पे अगर स्ट्रेस जाएगा तो बच्चे की ग्रोथ खराब हो जाएगी। सो दैट शुड नॉट हैपन, है ना। फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं मिडिल एज में, मिडिल एज मतलब यही 30+45 के आसपास। फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं इस एज में। हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की वो नेगेटिव होने लग जाती है ना। तो अगर कोई 50+ इंसान है, 40+ इंसान है, अभी के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू हाई स्क्रीन एक्सपोजर एंड पॉल्यूशन एंड ऑल द फैक्टर्स। विजन खराब हो जाना, चश्मा तो देखो सबको ही लगा हुआ है आजकल, बट दूर का और पास का चश्मा तब लगता है जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो विजन खराब हो जाना, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, हेयरिंग लॉस, रिंकल्स, ग्रेइंग ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, वेट गेन, ये सारे कॉमन फिजिकल चेंजेस आते हैं। एंड द रेट ऑफ दीज चेंजेस वेराइज अमंग इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल में चेंजेस अलग अलग रेट में आते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जल्दी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, कुछ लोगों में हेयरिंग लॉस जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का पॉस्चर खराब हो जाता है, कुछ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो उसमें ये थोड़ा स्लो होता है। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस। कॉग्निटिव चेंजेस क्या आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस में मेमोरी डिक्लाइन हो जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बहुत स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही ऑब्वियसली, कि हर किसी के साथ ये से सारी चीज़ें एक ही स्पीड से नहीं होती, अलग अलग स्पीड से होती है। अब नाउ वी आर डन विद अडल्टहुड। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा था, तो कॉमन सेंस से तुम लिख सकते हो इसका आंसर, है ना। अब हम जा रहे हैं अडल्टहुड में। तो अडल्टहुड कब शुरू होता है, इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, बट जनरली रिटायरमेंट एज को हम ओल्ड एज बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, अडल्टहुड नहीं, ओल्ड एज। ओल्ड एज कब शुरू होता है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट जब इंसान रिटायर हो जाता है तो वी से कि भाई अब ये जो है ओल्ड एज में आ चुके हैं, ठीक है।
अब ऑब्वियसली सिंस पास्ट 150 ईयर्स जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया है, तो रिटायरमेंट एज भी चेंज हो रही है धीरे धीरे, है ना। प्रेजेंटली तो ये 60 है, बट धीरे धीरे इंसान कितना जीता है, कितना ज़्यादा टाइम तक खुद को सस्टेन करता है, दैट इज़ चेंजिंग, सो इट कीप्स चेंजिंग। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन लोगों के लिए, व्हाट आर सम चैलेंजेस दैट द एज्ड इंडिविजुअल्स फेस। तो पहला तो रिटायरमेंट हो गया, कि रिटायरमेंट चैलेंज क्यों है। तुम तो ये सोच रहे होगे कि भाई रिटायर हो गया, अब उसको जॉब पे नहीं जाना, तो वो इंसान खुश है। ऐसा नहीं होता, इट इज़ मोर लाइक अ चैलेंज, बिकॉज जब तुम इतने सालों से इंसान 22-23 साल में काम करना शुरू कर देता है ना, ज़्यादा 24 साल में काम करना शुरू कर देता है, वो 24 साल से 60 साल तक काम कर रहा है, कितने साल हो गए, मतलब 30+ ईयर्स ही हो गए, 40 ईयर्स हो जाएंगे। तो इतने साल उसने काम किया है, इतने साल उसने एक रूटीन फॉलो किया है, अब उसको एकदम से कुछ नहीं करना है ना, वो घर पे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, पहली चीज़ उसकी इनकम ख़त्म हो गई, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में कोई है तो ऑब्वियसली उनको पेंशन नहीं मिलता या पोस्ट रिटायरमेंट कुछ नहीं मिलता एक लमसम फंड के अलावा। सो एक तो उनकी इनकम ख़त्म हो गई, दूसरा उनका रूटीन ख़त्म हो गया, अब उनके पास टाइम ही टाइम है लेकिन करने को कुछ काम नहीं है। सो वो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है कई बार। विडोहुड, कई बार पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से लोनलीनेस बहुत आता है। ओल्ड एज में बहुत सारे इलनेसेस होते हैं, दैट अलोन इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। कभी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, कभी बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सो दीज थिंग्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ये खुद में चैलेंज है। एंड डेथ इन फैमिली तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये आते ही आते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये इनएविटेबल है। लेकिन
ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में क्या होता है, जनरली वो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं बच्चों को।